हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इसका सेकंड टाइप। एक तो ओरिजिन हो गया, ओरिजिन भी एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया है, और अब ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, स्थिति के आधार पर हम मेरिस्टेम को क्लासिफाई करेंगे। ये भी विथ डायग्राम एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो एनसीईआरटी के डायग्राम बना लें, रूट अलग है, सूट उसका अलग है। तो एक प्लांट में मैंने पूरे में एक आपको पोजीशन दिखाने की कोशिश की है। ये जड़ सिस्टम है पूरा, और ये प्ररोह तने का सिस्टम है। तो पोजीशन के हिसाब से तीन प्रकार की मेरिस्टेम यहाँ मानी गई हैं। एक एपिकल मेरिस्टेम, एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम जिसको अंतर्वेशित विभज्योतक कहते हैं, और एक है लेटरल मेरिस्टेम जिसे हम पार्श्व विभज्योतक कहते हैं। तो दिस इज एपिकल मेरिस्टेम, तने के अग्रस्त भाग पर स्थित है, और एपिकल मेरिस्टेम ये मेरिस्टेम की है, रूट की है। तो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंस इन बोथ रूट एंड सूट, नंबर 1। और ये यहाँ से क्या करती है, पौधे को लंबाई में बढ़ाती है। तने वाली तने को बढ़ाएगी, जड़ वाली जड़ को बढ़ाएगी। एक होती है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम आप देख रहे हैं कि दोनों में है। लेटरल मेरिस्टेम आपके तने में भी है और लेटरल मेरिस्टेम आपकी जड़ में भी है। जिस पौधे के तने में द्वितीयक वृद्धि होगी, उसकी डायमीटर इंक्रीज होगी, तो जाहिर सी बात है वो फिर जड़ों में भी गिर्थ को इंक्रीज करेगा। क्लियर? अभी खास मेरिस्टेम है जिसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कह रहे हैं। ये यूनिक कैरेक्टर है, आइडेंटिफाइंग डिटरमाइनिंग कैरेक्टर है। मतलब पहचान की जाती है इसके बेसिस पर कि ये जड़ है या तना है। जिसमें नोड इंटरनोड होते हैं, जिसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, हम उसे एग्जैक्टली तना मानते हैं, और जिसमें नोड इंटरनोड नहीं होते उसे हम जड़ मानते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक है एपिकल मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम ऑलवेज प्रेजेंस इन सूट, मतलब तना, मतलब प्ररोह, प्ररोह में ही पाया जाएगा, और ये कोई अलग से चीज नहीं है। कहा जाता है कि ये एपिकल मेरिस्टेम का ही वो भाग है, छूटा हुआ भाग है, जो तने की लंबाई में वृद्धि करते समय इन पर्व संधियों पर, नोड भाग पर छूट जाता है। क्लियर? तो ये चीज इंटरकैलरी मेरिस्टेम के लिए काफी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम ज्यादा विकसित स्वरूप में पाया जाता है मोनोकॉट में। आपने गन्ने को देखा हो, बांस को देखा हो, तो जो गठान रीजन होती हैं वो पर्व संधियां होती हैं, और वो मेरिस्टेमेटिक नेचर की हमेशा बनी रहती हैं, और इसलिए इनसे पार्श्व शाखाएं, पार्श्व पत्तियां बनाई जाती हैं। गन्ने की तो आपने खेती देखी होगी, तो गन्ने को सीधे उसके तने को जमीन में डाल दिया जाता है और वहां से नया प्लांट बन जाता है। तो हमेशा इंटरकैलरी मेरिस्टेम उसमें एक्टिवेट फॉर्म में बनी रहती है। एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक बात और कही है, जैसे घास है, घास के तने को जानवर चर लेते हैं या ब्राउजिंग कर लेते हैं, तो फिर उसमें फिर ग्रोथ कैसे होती है, तो उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया गया है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो रीजनरेट हो जाती है, जो दोबारा से उत्पन्न उसमें हो जाती है, और फिर घास की लंबाई के लिए उत्तरदायी होती है। अब एक और चीज कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है मोनोकॉट में हाईली एक्टिव है, और मोनोकॉट का जो तना है बड़ी जल्दी से लंबाई में वृद्धि करता है, तो उसकी वजह भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड रीजन पर है, और हर नोड पर वो लंबाई में वृद्धि करता है। इस वजह से हर नोड एलोंगेटेड होता है, और इस तरीके से उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होती है। लेकिन डाइकॉट के केस में इतनी तेजी से वृद्धि नहीं होती है। नहीं होने की वजह यह है कि डाइकॉट के केस में क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता तो है, लेकिन ऊपरी तने के हिस्सों में पाया जाता है, और बाद में नीचे वाले हिस्सों में क्या होता है, वो धीरे धीरे जाके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, मिक्सअप विथ परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो इंटरकैलरी को इंटरकैलरी कहते भी क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये दो
इंटरनोड के बीच में ये उपस्थित होता है, इसलिए हम इसे इंटर कैलरी मेरिस्टेम नाम देते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जड़ों में ये कभी नहीं पाया जाता। टेरिडोफाइट में भी इसकी प्रेजेंस होती है। याद करो, वहाँ नोड इंटरनोड आपने देखे थे। आप चाहें तो एनसीईआरटी को दोबारा देख सकते हो। नोड इंटरनोड का डिस्क्रिप्शन आपके इक्विसिस्टम वाले भाग में मिल जाएगा। क्लियर? तो समझते हैं। स्थिति के आधार पर भी ये 3 प्रकार के। सबसे पहला है एपिकल मेरिस्टेम, या फर्स्ट की बात करें अग्रस्त एपिकल विभज्योतक। ठीक, अग्रस्त एपिकल मेरिस्टेम। यह पहले तो समझ लें सत्य विभज्योतक। सत्य विभज्योतक क्या है? सत्य विभज्योतक है ना, है। इसकी उपस्थिति तना एवं तने में, तना में अग्रस्त, सबसे आगे, तना में अग्रस्त मतलब टर्मिनल। ये बड़ा खास पॉइंट है यहाँ पर, टर्मिनल है ना। तने में तो सबसे अग्रस्त भाग में है, लेकिन जड़ों में ये उप अग्रस्त है, सब टर्मिनल है। क्यों? क्योंकि अंतिम सिरे पर तो रूट कैप है ना। टर्मिनल रीजन कब होता है? जब बिल्कुल एंड पर होता है। तो इस जड़ों की जो एंडिंग पॉइंट है वो एक्चुअली रूट कैप से बनी है। तने में अग्रस्त, जबकि जड़ों में यह उप अग्रस्त सब टर्मिनल होता है। सब टर्मिनल होता है। क्लियर? सब टर्मिनल होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न वर्गीय पौधों में फिर क्या होती है, तो निम्न वर्गीय पौधों में अग्रस्त विभज्योतक के स्थान पर अग्रस्त कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो यहां स्टार बना के लिख सकते हैं। लोअर प्लांट्स समझ गए ना, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। लोअर प्लांट में मेरिस्टेम के स्थान पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के स्थान पर मेरिस्टेमेटिक कोशिका, मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। क्या होती है वहां पर? मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, तो ये तो अग्रस्त विभज्योतक की कहानी कंप्लीट हो जाती है। यू मेरिस्टेम है और ये अग्रस्त पोजीशन में पाए जाते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं, क्या? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहाँ इंटरकैलरी मेरिस्टेम सबसे ज्यादा महत्व रखता है। अच्छा, विभज्योतक के बेसिस पर एक बात और हो जाए यहीं पर,
तने का अग्रस्त विभज्योतक पत्तियों का निर्माण करता है, पत्तियों का निर्माण करता है, पत्तियों का निर्माण करता है। ठीक है जी। अच्छा, जो प्राइमोडिया है, लीफ प्राइमोडिया, प्राक ऐसे, तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जरा उसको देख लेना। लीफ प्राइमोडिया इसी से बनेगी और इसी से फिर बाद में पत्ती का निर्माण हो जाएगा, है ना। इसी के द्वारा लीफ प्राइमोडिया बनते हैं। क्या बनते हैं? लीफ प्राइमोडिया। क्या बनता है? लीफ प्राइमोडिया बनते हैं। इज दैट क्लियर? कैसे देख रहे हो आप? ये हैं लीफ प्राइमोडिया। तो इनका फॉर्मेशन कौन कर रहा है? ये पार्ट कर रहा है। क्लियर? तो अग्रस्त विभज्योतक ऐसा काम अंजाम दे रहा है। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट के बेसिस पर बात करें तो यहां पर हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करेंगे। क्या? अंतर्वेशित विभज्योतक, है ना। इसे हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरी नजर में ये यहां बहुत महत्व रखता है। तो सबसे पहली तो बात ये हो जाए, इसकी उपस्थिति प्ररोह मतलब स्टेम, सूट के पर्वसंधि मतलब नोड भाग में होती है। ठीक है, पर भाग में होती है। यह प्राथमिक विभज्योतक का बचा हुआ भाग है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम भाग है। ठीक है, भाग है जो कहाँ छूट गया? यहाँ इन पॉइंट्स पर छूट गया। भाग है जो पर्वसंधि भाग में तने की लंबाई में वृद्धि के समय छूट जाता है। ठीक है, छूट जाता है। इसके द्वारा तना लंबाई में वृद्धि करता है। लंबाई में वृद्धि करता है। क्या करता है? इलोंगेशन ग्रोथ।
ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ग्रोथ करता है। मोनोकॉट में अधिक मोनोकॉट में अधिक विकसित है। मोनोकॉट में ये क्या है, बहुत ज्यादा डेवलप फॉर्म में पाया जाता है। मोनोकॉट में ये अधिक विकसित है। ओके, आता है। मोनोकॉट तेजी से वृद्धि करते हैं, समझ गए? तो अधिक विकसित। अच्छा जी, डाइकॉट में यह तने के ऊपरी भागों की ओर ही होता है, ठीक है, ऊपरी भागों की ओर ही होता है। क्लियर? अब आगे क्या इसी में बात करेंगे। ऊपरी भागों की ओर ही होता है, ठीक है, ऊपरी भागों की ओर ही होता है ना। तने में यह नीचे की ओर, मतलब ट्री ट्रंक और स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है, अतः तने का ट्रंक भाग, तने का निचला भाग लंबाई में वृद्धि नहीं करता है, ठीक। अगर एक कील है, इस तने की जमीन से 5 फीट ऊपर यहाँ गाड़ दो, है ना, तो ये 5 फीट ही बनी रहेगी, चाहे आप 10 साल बाद देखो चाहे 20 साल बाद देखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम नहीं होता है, ये स्थायी ऊतक में बदल चुका होता है, ठीक है। आगे घास को जानवर चर लेते हैं, है ना, तो ये फिर एक्टिवेट हो जाता है। घास को जानवरों द्वारा चरने के पश्चात कटे हुए भागों में पुनः इंटरकैलरी मेरिस्टेम
विकसित हो जाता है, विकसित होता है, ठीक है, पुनः विकसित हो जाता है। अब आगे क्या, आगे इसमें यह है कि इक्विसिटम, ये भी पूछा जा सकता है, मतलब टेरिडोफाइट। में यह उपस्थित है, में यह उपस्थित है, ठीक है जी। तो ये हो गई इंटरकैलोरी की बात। याद रहे, जड़ों में यह पूर्णतः अनुपस्थित होता है। क्लियर? जड़ों में ये टोटली एब्सेंट होता है। अब हम यहां से लेटरल मेरिस्टेम की बात करेंगे। लेटरल पार्श्व विभज्योतक। क्लियर? पार्श्व विभज्योतक दोनों में पाया जाएगा, खासतौर से किन में, जो सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ न करने वालों में नहीं बनेगा, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। यह विभज्योतक द्वितीयक वृद्धि संपन्न करने वाले जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के जड़ व तने में विकसित होते हैं, विकसित होते हैं। जड़ व तने में क्या होते हैं, ये विकसित होते हैं। इन्हीं के द्वारा पौधों की चौड़ाई में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। क्लियर? द इंक्रीज गिर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है। लेकिन उन्हीं में जिनमें की द्वितीयक वृद्धि होती है, जिनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होगी उनमें इसकी प्रेजेंस नहीं पाई जाएगी। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे लंबाई में एक पर्टिकुलर लेंथ बढ़ने के बाद फिर वहाँ पर शाखाएं बन जाती हैं, शाखाओं पर पत्तियां लग जाती हैं, उसका वजन डे बाय डे बढ़ता रहता है और उस वजन को सपोर्ट देने के लिए तने को भी बड़ा होना पड़ेगा, चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी और जड़ों को भी उतना ही मजबूत होना पड़ेगा। इसीलिए दोनों में ही ये लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है। क्लियर? देखा जाए तो अग्रस्य विभज्योतक और इंटरकैलोरी मेरिस्टेम ये वास्तव में एक तने की लंबाई में वृद्धि करा रहे हैं और जो चौड़ाई में वृद्धि का काम है वो आपके पार्श्व विभज्योतक यानी कि लेटरल मेरिस्टेम संपन्न कर रहे हैं। तो लेटरल मेरिस्टेम में अगर आप रखना चाहो तो किसे रखोगे? वही सेकेंडरी मेरिस्टेम को रख सकते हो। उदाहरण के तौर पर या इसमें किसे सम्मिलित करोगे? वही हो जाएगी कॉर्क कैम्बियम, इसे कहते हैं कागजन। क्या? कागजन।
क्लियर, तथा फेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम या इसे वेस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं, है ना। और वेस्कुलर कैम्बियम में आधा क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम होता है और आधा सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। तो खास तौर से इसमें कौन आएगा, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, ये सेकेंडरी है। लेकिन अगर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की बात की जाए तो वो प्राइमरी मेरिस्टेम में आ जाता है। बात ठीक लगी? ओके। तो ये है सारी पोजीशन के बेसिस पर मेरिस्टेम के टाइप। अब मैं आपके लिए चलता हूँ फंक्शन के बेसिस पर। ये सब चीजें समझोगे तो ही आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ओके। तो नेक्स्ट है टाइप इसका ऑन द बेस। ये एनसीईआरटी ने सीधे सीधे मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम इसे पढ़ सकते हैं। तो कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। क्या फंक्शन, फंक्शन कार्य। तो कार्य के आधार पर हम मेरिस्टेम को बांट सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मेरिस्टेम अगेन डिफरेंशिएट इन 3 टाइप्स। ओके। पुनः ये 3 प्रकार के होते हैं। अगेन डिफरेंशिएट इन 3 टाइप्स। फर्स्ट इज आपका प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म। ये क्या बनाएगा, प्रोटो का मतलब होता है इनिशियल या प्रिमिटिव, और डर्मा मीन्स होता है स्किन। अब सोचो कि प्लांट की स्किन क्या है, तो प्लांट की स्किन है एपिडर्मिस या एपिब्लेमा, है ना। तो इसके द्वारा पौधों में रक्षात्मक आवरण एपिडर्मिस, एपिब्लेमा निर्मित होता है। या तो एपिब्लेमा या फिर एपिडर्मिस। एक्चुअली रूट की एपिडर्मिस को कहते हैं रूट एपिडर्मिस, है ना। रूट एपिडर्मिस के लिए सही जो शब्द है वो है ये क्या, एपिब्लेमा। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम। ओके। इसको भर्ण विभज्योतक कह सकते हैं। अब ग्राउंड क्या होता है, इसमें जो एक वैस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है, और एपिडर्मिस होती है। किसी भी पौधे में वैस्कुलर टिश्यू और एपिडर्मिस को हटा दो तो बाकी जितना भी बचता है वो सारा का सारा भाग ग्राउंड टिश्यू कहलाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं इसके द्वारा पौधों का भरण ऊतक ग्राउंड टिश्यू, क्या, ग्राउंड टिश्यू भरण ऊतक
निर्मित किया जाता है, निर्मित किया जाता है। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हम लोग स्टडी आगे करेंगे जाके कि टिश्यू सिस्टम, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, तो उस जगह ये आपसे उस बेसिस पर पूछा जा सकता है। तो इसके द्वारा पौधों का भरण ऊतक, ग्राउंड टिश्यू निर्मित किया जाता है। क्लियर? अब बात आती है तो ये है क्या, किस किस को हम भरण ऊतक कंसिडर करेंगे। क्लियर? तो मैं आपको यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो ये है क्या, तो ये भरण ऊतक को समझना होगा, है ना। भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू, ठीक, पौधों में एपिडर्मिस तथा वैस्कुलर टिश्यू के अतिरिक्त ऊतक भरण ऊतक है। भरण ऊतक, क्लियर? अब ये दो तरीके हो जाता है, एक रंभ के बाहर और एक रंभ के अंदर। तो इसके 6 पार्ट होते हैं, क्या क्या है ना, क्या, हाइपोडर्मिस, याद रखना, हाइपोडर्मिस। दूसरा मिडिल कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स। तीसरा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस। अब ये कौन होता है? बाह्यरंभीय ऊतक, बाह्यरंभीय भरण ऊतक, बाह्यरंभीय भरण ऊतक मीन्स रंभ के बाहर। एक्चुअली होता ये है कि तने के अंदर या जड़ के अंदर जो पेरिसाइकिल होती है ना, बीच का जो भाग होता है उसे रंभ कहते हैं, स्टील कहते हैं, है ना। स्टील की डेफिनेशन भी एनसीईआरटी ने दे रखी है। आप जहाँ डिफरेंसेस स्टडी करते हो जड़ और तने, उसमें रंभ दिया है, स्टील दिया है शब्द, जरा उसको रीड करना, अंडरलाइन करना। वहाँ लिखा है कि एंडोडर्मिस के नीचे स्थित संपूर्ण ऊतक रंभ कहलाता है, स्टील कहलाता है। या फिर पेरी, अब यहाँ देखो, परिरंभ, पेरिसाइकिल क्या कहते हैं? परिरंभ। तो इसका मतलब है रंभ का परिधीय भाग जो होता है ना, वो परिरंभ कहलाता है ना। तो रंभ के ये बाहर का हिस्सा है। और अब हम देखें, इसका चौथा पार्ट होता है पेरिसाइकिल। क्या? पेरिसाइकिल, इसे हम कहते हैं परिरंभ, यानी कि बिल्कुल ये रंभ का बाहरी हिस्सा है, परिरंभ। उसके बाद में आता है, इसमें एक आता है मेड्यूलरी रेज। ये विथ डायग्राम आपको समझाया जाएगा, इसे हम कहते हैं मज्जा किरण। क्या? मज्जा किरण, ठीक है जी, ऐसे। और एक जो 6th पार्ट है वो है पित्त। पित्त का मतलब क्या होगा? मज्जा या मेडुला, ठीक है। और ये सब कहाँ है? इसकी उपस्थिति है रंभीय, ये रंभ के अंदर, रंभीय
भरण ऊतक, इज दैट क्लियर? रंभीय भरण ऊतक है ना, बाह्य रंभीय भरण ऊतक, और ये रंभ के अंदर है। जैसे आप देखते हो ना उसमें जूलॉजी में पढ़ते हो, अस्थि मज्जा, मज्जा, मज्जा का मतलब है जो अस्थि के सेंटर में है, वही तो है अस्थि मज्जा, में बोन मैरो बोलते हैं। तो ये मेडुलरी रेंज है। तो ये है भरण ऊतक। इसका निर्माण कौन करेगा? तो ये इसके द्वारा पौधे का भरण ऊतक निर्मित किया जाता है, मतलब ये छह ये इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। क्लियर? ओके ओके। अब हम इसका सी पार्ट बता देते हैं। तो वो कौन है? प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम, ठीक है। प्रोकैम्बियम का मतलब है कि ये कैसे बनाएगा? तो इसके द्वारा वैस्कुलर टिश्यू, क्या? वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू का निर्माण। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब है जाइलम तथा फ्लोएम निर्मित होते हैं। तो ये आपका फंक्शन के बेसिस पर ये बात हो जाती है। बात ठीक? तो फंक्शन के बेसिस पर आपने क्या देखा? प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम। इज दैट क्लियर? ये चीज है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, है ना। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, ये फोर्थ होगा ना, ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, पोजीशन, डिवीजन, तो ये फोर्थ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो डिवीजन के बेसिस पर क्या मामला है, समझ लेते हैं इसको भी, ये भी आपके बहुत काम आएगा। इसमें दो टाइप के डिवीजन का कंसेप्ट है, एक पेरिक्लाइनर और दूसरा एंटीक्लाइनर, है ना। पेरिक्लाइनर, एंटीक्लाइनर डिवीजन क्या होता है वो समझना है आपको। पहले तो ये डिवीजन समझ लो आप। एक होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन, ये समझ में आना जरूरी है। पेरिक्लाइनल, इसे हम कहते हैं परिणत डिवीजन, है ना। और एक होता है एंटीक्लाइनल, अवनत डिवीजन, ठीक। परिणत एंड अविनत। तो परिणत क्या होते हैं? जैसे एक सेल है, इसमें अगर इस तरीके के डिवीजन हो रहे हैं टुवर्ड्स द पेरिफेरी, जो कि वैस्कुलर कैम्बियम करेंगे और कॉर्क कैम्बियम करेंगे, तो इसे कहते हैं परिणत विभाजन। क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड पेरिक्लाइनल डिवीजन, है ना। अब इससे क्या इंक्रीज हो रहा है? नंबर ऑफ लेयर्स एंड नंबर ऑफ सेल, सेल भी बढ़ेंगे और लेयर भी बढ़ेंगे खास तौर से, है ना। इससे स्तर तथा कोशिका की संख्या बढ़ती है, कोशिका की संख्या बढ़ती है,
याद रखना इस पॉइंट को बड़ा खास। अब इसके राइट एंगल पर डिवीजन हो ऐसे, तो हम इसे कहेंगे एंटीक्लाइनल डिवीजन। कौन सा? एंटीक्लाइनल डिवीजन। इसमें क्या होगा, लेयर उतनी है, देखो 1 2 3 4, अब लेयर नहीं बढ़ रही, सेल बढ़ रहे हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? एंटीक्लाइनल। एंटीक्लाइनल डिवीजन, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, इसमें या इससे सिर्फ कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, में वृद्धि, ठीक है। कोशिका की संख्या बढ़ेगी, उसमें स्तर भी बढ़ेंगे और कोशिका की संख्या भी बढ़ेगी। तो एक एंटीक्लाइनल और दूसरा है पेरिक्लाइनल डिवीजन। क्लियर? अब आप देखिए, इसमें 3 टाइप होंगे। एक होगा मास मेरिस्टेम, तो देखें जरा, पहला हो गया मास मेरिस्टेम, यही शब्द याद रखना। मास का मतलब होता है द्रव्यमान, एक अमाउंट जनरेट हो, है ना। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें दोनों डिवीजन होते हैं, पेरिक्लाइनल भी होता है और एंटीक्लाइनल भी होता है। जिससे क्या होता है, बड़ी तेजी से ग्रोथ होती है, जैसे ग्लोबुलर एम्ब्रियो का बनना, ये मास मेरिस्टेम का रिजल्ट है। मीन्स इसमें पेरिक्लाइनल भी होना है, एंटीक्लाइनल भी होना है ना। ऐसे ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन है, ऐसे ही कोई स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन है, गैमेटेंजियम का फॉर्मेशन है इनमें, ठीक है। तो कह सकते हैं इनमें पेरिक्लाइनल तथा एंटीक्लाइनल दोनों प्रकार के विभाजन संपन्न होते हैं, ठीक। उदाहरण क्या? भ्रूण निर्माण, है ना, स्पोरेंजियम फॉर्मेशन, बीजाणुधानी निर्माण, ऐसे, ठीक। तो ये तो ही भ्रूण निर्माण और बीजाणु। अब आते हैं बी पॉइंट में। बी का मतलब क्या? प्लेट मेरिस्टेम या रिब मेरिस्टेम, ठीक है। देखो, इसकी आपको जरूरत जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है उस टाइम होती है ना, या आप जब एनुअल रिंग समझना चाहोगे तब होती है, या फिर आप प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम जो फॉर्मेशन है उसे समझना चाहोगे तब इसकी जरूरत होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी दोनों विभाजन होते हैं, दोनों से मतलब पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल, इसमें भी दोनों पेरी तथा एंटी क्लाइनल विभाजन होते हैं। इसके द्वारा क्या बनता है, क्योंकि सेल डिवीजन, इससे कॉर्टेक्स का निर्माण होता है, कॉर्टेक्स का
निर्माण होता है। ठीक है सर, होता है। क्लियर। अब एक लास्ट, वो है प्लेट मेरिस्टेम। प्लेट मेरिस्टेम। प्लेट मेरिस्टेम का मतलब क्या होगा? प्लेट मेरिस्टेम। अब प्लेट में भी क्या होने जा रहा है? इसमें सिर्फ एंटीक्लाइनर डिवीजन होने, इसमें सिर्फ एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, ठीक है। इसके द्वारा पत्तियों का निर्माण होता है। का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? पत्तियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। क्लियर ये चीज। अब हम लोग कुछ थियरी स्टडी करने जा रहे हैं। नो डाउट ये एनसीईआरटी में अब इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी इन पर क्वेश्चन संभावित बन सकता है। तो हम यहाँ कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। अपने मॉड्यूल में भी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है और ये एक संभावित क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से एपिकल मेरिस्टेम स्थायी ऊतक का निर्माण करता है विभिन्न प्लांट के अंदर, चाहे वो लोअर प्लांट हो चाहे वो हायर प्लांट हो। लोअर प्लांट में जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है। हायर प्लांट के केस में जैसे जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। इसमें किस तरीके से स्थायी ऊतक बनता है उसे एक्सप्लेन किया गया। तो इसके लिए सबसे पहली थ्योरी आती है एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी के लिए कहा जाता है, इसे हम हिंदी में अग्रस्त विभज्योतक कोशिका भी कहते हैं। अग्रस्त विभज्योतक कोशिका। ठीक है जी, ये अग्रस्त विभज्योतक कोशिका। तो इसे प्रपोज करने वाला साइंटिस्ट था हॉफमिस्टर, इसे सपोर्ट करने वाला साइंटिस्ट था नगेली। अब इसके लिए कहा जाता है कि जो लोअर प्लांट होते हैं, क्योंकि उसमें टिश्यू नहीं पाया जाता है, उसमें एक मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती है। जैसे हम एल्गी की बात करें, ब्रायोफाइट की बात करें, तो वहां टिश्यू की जगह पर अग्रस्त विभज्योतक कोशिका होती है, तो वही संपूर्ण स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। जैसे हम देख पा रहे हैं एल्गी में, हमने यूलोथ्रिक्स का एक डायग्राम बनाया है। इसमें आप ऊपरी जो सेल देख रहे हो उसे एपिकल सेल कहते हैं, और यही सेल डिवाइड होकर अन्य टिश्यू का निर्माण करती है। तो फिर यहाँ कहा जाता है कि एक विभज्योतक कोशिका से ही संपूर्ण स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। ऐसे ही हमने ये स्ट्रक्चर दे रखा है आपका रिक्सिया का। क्या है ये? रिक्सिया। रिक्सिया किसमें आता है? ब्रायोफाइट्स, है ना। तो ब्रायोफाइट्स में भी एक सेल होती है पिरामिडल शेप, और वो संपूर्ण स्थायी ऊतक का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जाता है कि अग्रस्त विभज्योतक कोशिका निम्न वर्गीय पौधों में ही लागू होता है, मींस एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, जबकि हायर प्लांट में ये लागू नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा भी माना गया है कि लगभग एक ही प्रकार का सेल होता है, टिश्यू होता है, तो वो बना सकती है एक सेल। लेकिन हायर प्लांट में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं, और इन डिफरेंट टाइप के टिश्यूज को एक ही सेल निर्मित नहीं कर सकती है। इसलिए इस थ्योरी को उतना सपोर्ट हायर प्लांट के केस में नहीं मिलता है। तो कहा जाता है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल इन हायर प्लांट्स। तो हमारे लिए इतना सफिशिएंट होगा इस जगह पर स्टडी करना। अब हमारी दूसरी जो थ्योरी है वो है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, जन का मतलब होता है
उत्पन्न करना। तो हिस्टोजन थ्योरी काफी महत्व रखती है और इस पर अक्सर क्वेश्चन आज भी बन जाते हैं। एक टाइम में तो अच्छे खासे क्वेश्चन इस पर बनते थे। ठीक है, तो ये उच्च वर्गीय प्रपोज करने वाला साइंटिस्ट था हैंस्टीन, और उच्च वर्गीय पौधों में स्थायी ऊतक का निर्माण ये प्रदर्शित करता है। तो इनके अनुसार क्या है कि तने और जड़ के अग्रस्त भाग पर एक्चुअली 3 परतें पाई जाती हैं विभज्य ऊतक की, और वो परतें क्रमशः व्यवस्थित होकर संपूर्ण स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। कैसे? सबसे ऊपर की जो लेयर है वो डर्मेटोजन है। डर्मा मीन्स होता है स्किन, रक्षात्मक आवरण। तो प्लांट का जो रक्षात्मक आवरण है वो एक्चुअली एपिडर्मिस है। तो ये सिंगल लेयर्ड आउटर मोस्ट है डर्मेटोजन, इससे एपिडर्मिस का निर्माण होता है। इस चीज को याद रखें। वैसे तो ये शब्द में ही ये बात कहना चाहता है कि डर्मेटोजन, डर्मा का फॉर्मेशन मीन स्किन का फॉर्मेशन, मीन्स एपिडर्मिस का फॉर्मेशन। अब दूसरी लेयर है पेरिब्लेम। पेरिब्लेम एपिडर्मिस के नीचे और स्टील के ऊपर जितना भी भाग होगा, मतलब ये जो भाग होता है ये तो एपिडर्मिस हो गई, और ये कहलाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में आते हैं आपके हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। इन सब का निर्माण पेरिब्लेम के द्वारा होता है। और एक लेयर होती है प्लीरोम। प्लीरोम लेयर रंभ यानी कि स्टील का निर्माण करती है। स्टील वो भाग होता है जिसे जो कि पेरिसाइकल से कवर्ड होता है। तो स्टील भाग का निर्माण प्लीरोम करता है, कॉर्टेक्स का पेरिब्लेम करता है, डर्मेटोजन एपिडर्मिस का निर्माण करती है। तो इस तरीके से ये हिस्टोजन थ्योरी स्टेम के अंदर हम स्टडी करते हैं। और दूसरा, हिस्टोजन को हम रूट के केस में भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो रूट में देखें, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन मॉड्यूल में हैं तो वहां दिक्कत आएगी, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहां कहा जाता है कि ये भी 3 लेयर यहां प्रेजेंस होती है ना। अब वो 3 लेयर कैसे होती हैं? ये 3 लेयर हैं और ये एक पॉइंट पर जाके आपस में मिक्सअप हो जाती है, लाइक दिस, है ना। अब इसमें हम देखेंगे कुछ इस तरीके की। तो ये 3 परतें मानी जाती हैं। एक आउटर मोस्ट सरफेस पर है, क्लियर, ऐसे, है ना। और इससे क्या बनता है? रूट कैप का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। अब यहाँ एक खास लेयर की बात होती है और वो लेयर होती है कैलिप्ट्रोजन। एक टाइम में कैलिप्ट्रोजन पर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, कैलिप्ट्रोजन का फॉर्मेशन कौन करता है? तो ये कौन हो गई? दिस इज डर्मेटोजन। डर्मेटोजन ओबियसली किससे बनाएगा? एपिडर्मिस को बनाने जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है। ये है पेरिब्लेम। ठीक है जी, पेरिब्लेम किसे बनाएगी? कॉर्टेक्स को बनाएगी। किसे बनाएगी? कॉर्टेक्स का निर्माण करेगी। ठीक है जी। अब अंदर की जो लेयर है वो कौन है? वो है प्लीरोम। कौन है? दिस इज कॉल्ड प्लीरोम। और प्लीरोम किसे बनाने जा रही है? रंभ को। ठीक है, अब ये जो तीनों लेयर हैं जो आपस में जुड़ती हैं ये कहलाता है कैलिप्ट्रोजन। क्या कहलाता है? कैलिप्ट्रोजन के नाम से जाना जाता है। कैलिप्ट्रोजन का मतलब क्या होता है? कैलिप्ट्रा का मतलब होता है रक्षात्मक आवरण और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग। ठीक है, कैलिप्ट्रोजन खास तौर से स्टडी किया जाता है मोनोकॉट के केस में। मोनोकॉट में कहा जाता है कि कैलिप्ट्रोजन जो लेयर है उसे एक डर्मेटोजन के बाहर एक स्थित अतिरिक्त परत के द्वारा निर्मित किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब जड़ों में मोनोकॉट के केस में बात की जाए तो हिस्टोजन की 4 परतें हो जाती हैं। ठीक है, डाइकॉट में ये 3 रह जाती हैं, इवन जिम्नोस्पर्म में ये 2 रह जाती हैं। तो ये कैलिप्ट्रोजन। कैलिप्ट्रा का मतलब होता है कैलिप्ट्रा मीन्स रक्षात्मक आवरण। क्या?
रक्षात्मक आवरण, ठीक है जी। और दूसरा फिर जन का मतलब क्या होता है? जन का मतलब होता है उत्पन्न करना, उत्पन्न करना, ठीक है। तो ये रक्षात्मक आवरण है क्या? तो ये रक्षात्मक आवरण है रूट कैप। क्या है? रूट कैप, मूल गोप, है ना। तो कायदे से कहा जाता है कि कैलिप्टोजन ही है जो रूट कैप का निर्माण करता है। तो यहां इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कहानी यह है कि हिस्टोजन की लेयर्स मोनोकॉट के केस में 4 हैं, है ना। और अब चूंकि उतना पूछा नहीं जाता है इसीलिए इसकी डिटेल की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसमें काफी डिटेल स्टडी होती है ना। तो मैं कुछ खास पॉइंट आपके लिए यहाँ हिस्टोजन से रिलेटेड लिख देता हूँ। मोनोकॉट में हिस्टोजन परत, मोनोकॉट में हिस्टोजन परत कितनी है? 4। डाइकॉट में हिस्टोजन परत 3। कैचुराइना एक प्लांट है, उसमें हिस्टोजन परत 2 होती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है ना। एक खास बात याद रखना मोनोकॉट में डर्मेटोजन के बाहर एक अतिरिक्त परत कैलिप्टोजन का निर्माण करती है। कैलिप्टोजन का निर्माण करती है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो रहा है और ये डायग्राम आपका है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कैलिप्टोजन कहाँ बनता है? तो कैलिप्टोजन वहाँ बनता है जहाँ पर तीनों परतें आपस में मिश्रित हो जाती हैं, मिक्सअप हो जाती है ना। तो ये बच्चों को समझाने के लिए ऐसे भी कहते हैं कि संगम कहाँ बनता है? संगम वहाँ बनता है जहाँ 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो वैसे ही याद रखना, जहाँ डर्मेटोजन, पेरिब्लम, प्लीरोम आपस में मिल जाती हैं वहाँ पर कैलिप्टोजन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो ये थी हिस्टोजन थ्योरी। अब हम नेक्स्ट थ्योरी पर बात करते हैं और वो थ्योरी है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। एक टाइम में अच्छे खासे क्वेश्चन इस पर बनते थे। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, ठीक है। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी को स्मिथ, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया। प्रपोज्ड बाय स्मिथ। एक स्मिथ साइंटिस्ट हुए, उन्होंने दिए। अब ये थ्योरी क्या कहना चाहती है? ये थ्योरी ये कहना चाहती है कि अपेक्स रीजन पर 2 ही परतें पाई जाती हैं और वो ही संपूर्ण स्थायी ऊतक का निर्माण कर देती हैं। एक अपर मोस्ट हो गई और एक इसके लोअर मोस्ट सरफेस पर हो गई। लोअर तो हो गई कॉर्पस और अपर कौन हो गई? दिस इज ट्यूनिका, है ना। ट्यूनिका एंड कॉर्पस एज इट इज लीफ प्राइमोर्डिया है। तो यहां पर कहा जाता है कि ट्यूनिका तो बनाता है एपिडर्मिस, ठीक है, और कॉर्पस से बनता है कॉर्टेक्स प्लस स्टील, दोनों का फॉर्मेशन होता है। ये ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत कहता है ना। और इसमें एक और बड़ी खास बात है कि ट्यूनिका कार्पस जो सिद्धांत है वो आधारित किस पर है, बेस्ड किस पर है? तो वो बेस्ड है प्लेन ऑफ सेल डिवीजन।
इसमें सेल डिवीजन का जो तरीका है एंटीक्लाइनल है या पेरिक्लाइनल है वो खास माना जाता है। तो एपिडर्मिस जो होती है ना, ट्यूनिका होती है, वो हमेशा एंटीक्लाइनल डिवीजन करती है। याद करो हमने डिवीजन के बेसिस पर भी मेरिस्टेम को आपको समझाया, तो वो यहीं पर काम आते हैं। ट्यूनिका इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय एंटीक्लाइनल डिवीजन एंड प्रोड्यूस सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, है ना। जबकि कॉर्पस की सेल बड़े साइज की होती हैं और ये एक्चुअली कॉर्टेक्स और स्टील दोनों का निर्माण करती हैं। इनमें एंटीक्लाइनल के साथ साथ में पेरिक्लाइनल डिवीजन भी होते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं यह सिद्धांत कोशिका विभाजन की प्रकार पर आधारित है। ठीक है जी, तो ये चीजें आप याद रख सकते हो, और ये मैंने बता ही दिया कि कौन क्या किसका निर्माण करता है ना। अब कुछ एडिशनली इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। कहा जाता है कि ट्यूनिका की जो कोशिकाएं हैं वो अपेक्षाकृत कॉर्पस से छोटी होती हैं और इनमें एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। ये सिंगल लेयर्ड होती है और इससे एपिडर्मिस बनता है। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। कहा जाता है कि विंकारोजिया, जिसे हम सदाबहार कहते हैं, कनेर और बरगद, इनके अंदर ट्यूनिका एक से ज़्यादा स्तरीय होती है, मोर देन वन लेयर्स पाई जाती हैं। तो कहा जाता है कि जो ऊपर की लेयर होती है वो सिर्फ एपिडर्मिस को बनाती है, बाकी जो लेयर्स हैं वो कॉर्पस के साथ में मिश्रित होकर कॉर्टेक्स और स्टील का निर्माण कराती। तो ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। और बस इतना ही इसमें सफिशिएंट माना जाता है। अब हम नेक्स्ट आपको थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ, वो है क्वोशेंट सेंटर थ्योरी। ये थोड़ा अच्छा है क्योंकि इसका कनेक्शन मक्के की जड़ से है, और मक्के की जड़ को एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है अपनी एनाटॉमी के अंदर। तो वहां पर क्या देखें, वहां पर ये था क्वोशेंट सेंटर थ्योरी। क्वोशेंट सेंटर थ्योरी, शांत क्षेत्र सिद्धांत, शांत क्षेत्र सिद्धांत, क्वोशेंट सेंटर थ्योरी, है ना। एक क्लोव्स साइंटिस्ट हुए, क्लोव्स, है ना। अब इनका क्या कहना था, इनका ये कहना था, मैं समझा देता हूं आपको पहले, कि एक जड़ों के अंतिम सिरे पर, रूट के जहां रूट कैप है और जहां मेरिस्टेम होता है, ये मेरिस्टेम है। अब इन दोनों के बीच में एक खास कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, और वो समूह नॉन डिवाइडिंग कंडीशन दर्शाता है ना। तो ये तो हो गया मेरिस्टेम, एंड दिस इज व्हाट, शांत क्षेत्र, क्वोशेंट सेंटर, ठीक है। और ये हो गया रूट कैप। अब ये कहा जाता है कि मक्के की जड़ में, कहां पर, रूट ऑफ मेज, मेज का मतलब मक्का, ठीक है जी। तो मक्के की जड़ के अंतिम सिरे पर रूट कैप तथा विभज्योतक के मध्य कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जो सामान्यतः विभाजन नहीं करता है। और विभाजन नहीं करता है तो हम इसे क्वोशेंट सेंटर के नाम से जानते हैं, शांत क्षेत्र सिद्धांत के नाम से
जानते हैं। अच्छा, ये डिवाइड क्यों नहीं होता? ये डिवाइड इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें कहा जाता है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम है, इसमें ईआर की अमाउंट कम है, इसमें डीएनए कम है, आरएनए कम है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम है और इसीलिए ये डिवीजन की प्रक्रिया नहीं दर्शाते। लेकिन ये डिवीजन दो कंडीशन में करते हैं। वो क्या कंडीशन है? जब इन्हें पार्श्व जड़ों का निर्माण करना हो तब ये क्वेसेंट सेंटर की सेल्स डिवाइड होती हैं, या फिर इनकी जो सराउंडिंग सेल्स हैं वो अपघटित हो जाती हैं तब ये एक्टिवेट होती हैं। तो कहा जाता है कि ये रिजर्व सेल की तरह काम करती हैं, जरूरत पड़ने पर ही डिवाइड होती हैं। ठीक है, तो ये शांत क्षेत्र की कोशिका विभाजन नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन आदि कम होते हैं, लेकिन पार्श्व जड़ निर्माण के समय निर्माण तथा सराउंडिंग सेल्स के अपघटित चारों ओर की कोशिका अपघटित होने पर यह विभाजन करती हैं। ठीक है जी, आप इतना याद रखें, सफिशिएंट माना जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको चारों थ्योरी एक्सप्लेन कर दी है ना, और इनकी डिटेल अपने मॉड्यूल में है, तो आप उसको भी देख लें। एक और होती है, उससे कभी भी क्वेश्चन नहीं आया, पहले भी नहीं आते थे, वो थ्योरी है कॉर्पर-कॉपे थ्योरी है ना वो। तो ओके, अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में परमानेंट टिश्यू की स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।